अगले न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। आज हम लोग आपके सामने लिख रखा है मैंने न्यूमेरिकल, लिखा हुआ है कोई धारा अवयव डेल्टा एल 1 सेंटीमीटर जिसमें एक उच्च धारा I इज इक्वल टू 10 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। एक धारा अवयव है, अत्यंत सूक्ष्म एलिमेंट, dl उसको डेल्टा एल उसकी लंबाई मानी गई है और उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर के बराबर है। I बराबर 10 एम्पियर उस करंट एलिमेंट में फ्लो हो रही है, मूल बिंदु पर स्थित है वो। तो y अक्ष पर 0.5 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर इस अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। यहां पर बायो-सेवर्ट का लॉ आपका लगेगा और बायो-सेवर्ट के लॉ के फॉर्मूले में आपको याद होगा B इज इक्वल टू μ0/4 पाई I डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। फॉर्मूला याद है आपको। चलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल में हमेशा की तरह क्या करना है हमको बताइए। जो राशियां हमें दी गई हैं सबसे पहले हम उन्हें नोट करना चाहेंगे। डेल्टा एल की वैल्यू हमको दी गई है 1 सेंटीमीटर। डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यू हैव टू कन्वर्ट दिस 1 सेंटीमीटर इनटू मीटर बाय मल्टीप्लाइंग 10 टू द पावर -2। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 की घात -2 का गुणा करेंगे, नहीं करेंगे? तो फिर कर देते हैं भैया। आप 100 से डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए मैंने कई बार पिछली क्लासेस में 100 से डिवाइड करके भी मीटर में बदला हुआ है ना। तो आप ये तो नहीं सोच रहे कि कब हमको 100 से डिवाइड करना होता है, कब मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसा नहीं लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है। डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। धारा कितनी फ्लो हो रही है इस करंट एलिमेंट में? 10 एम्पियर। सो I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। मूल बिंदु पर स्थित है, जो कार्टेशियन प्लेन होता है हमारा, उसमें ओरिजिन पॉइंट पर ये करंट एलिमेंट रखा हुआ है। y अक्ष पर ऊपर साइड, सपोज दिस इज द कार्टेशियन प्लेन x एक्सिस, x डैश, y एंड y डैश, यहां पर वो करंट एलिमेंट रखा है। करंट एलिमेंट क्योंकि बहुत छोटा है हम ऐसा उसको रखा हुआ मान सकते हैं, बस 1 सेंटीमीटर लेंथ का। 1 सेंटीमीटर लेंथ बड़ी छोटी लेंथ होती है यार। 1 सेंटीमीटर, बस स्केल में देखने जाओगे इतनी सी लेंथ मिलेगी, इतनी चौड़ी बस। तो इतना बड़ा करंट एलिमेंट यहां रखा हुआ है। y अक्ष पर एक पॉइंट है, कितना दूर पड़ता है ये पॉइंट? 0.5 मीटर डिस्टेंस पर पड़ता है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको पता लगानी है, ठीक है। अगर आपको बायो-सेवर्ट का नियम याद है तो अब आपको यह भी याद हो गया होगा कि धारा अवयव से जितनी दूर स्थित बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना होता है वो डिस्टेंस को किससे लिखते हैं? r से। और यहां पर बेटा वो दूरी कितनी है भैया? 0.5 मीटर है वो डिस्टेंस, क्योंकि वहां से 0.5 मीटर दूरी पर पता लगाना है ना हमको। अभी सारा जानकारी आपके पास है। करंट एलिमेंट अगर ऐसा है तो यहां से ये लाइन कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। वैसे भी करंट एलिमेंट जो होता है धारा अवयव बहुत छोटा होता है, इतना छोटा जैसे कि लगभग एक पॉइंट जैसा होता है। अब आप ये सोच सकते हो, क्योंकि आप ये सोच सकते हो कि आपको कैसे पता कि ऐसे ही रखा है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन करंट एलिमेंट इतना छोटा होता है, इतना स्मॉल होता है कि वो एक पॉइंट की तरह उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट से इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, हर बार एंगल कितना मिलेगा आपको? 90। देन थीटा विल बी 90 डिग्री, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? बायो-सेवर्ट के नियम से। बायो-सेवर्ट के नियम से डेल्टा B इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। बस सारी वैल्यूज अप्लाई कर दो। अच्छा, हमने इसको डेल्टा B क्यों लिखा है? हमने B क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बहुत छोटा सा अवयव है ना,
केवल इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड भी बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा सा ही मैग्नीट्यूड आएगा उसका, इसलिए डेल्टा बी लिख रहे हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, बेटा आप सभी बच्चे जानते होंगे इसको, 10 to the power minus 7. What is I? I is 10 ampere. Delta L is 1 centimeter, means 1 into 10 to the power minus 2 meter into sin थीटा की जगह पर 90, R स्क्वेयर, R 0.5 मीटर है, तो बउआ जब आप इसका स्क्वेयर कर देंगे भाई तो कितना बन जाएगा, 0.25, 5 का 25 और 2 अंक पे दशमलव आपको बिठाना पड़ेगा। 2 अंक से दशमलव गया, यहां 10 है, 2 अंक से दशमलव हटाया, 2 0 बढ़ा दिए हमने ऊपर, 25 से हमने इसको काट दिया, 40 बार में 1000 कटेगा, 40 गुणे 25 बराबर 1000। अब आप इसे सॉल्व कर लो भैया, ये 40 है, ये 10 की घात माइनस 7 और ये 10 की घात माइनस 2, कितना हो गया, 10 की घात माइनस 9, और ये साइन 90 1, तो इसका काम खत्म। ये 10 to the power minus 9, दिस इज डेल्टा बी। अगर आप ये 0 भी इसको दे देते हैं तो डेल्टा बी की वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 8 और टेस्ला। इतना चुंबकीय क्षेत्र आपको उस बिंदु पर मिलेगा जिस बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह से बायो सेवर्ट का रूल लगेगा और ये सॉल्यूशन आपको करना है। क्या ये आपको समझ में नहीं आया? आ गया सभी को? आप प्लीज जल्दी से नोट कर लें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ओके, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं भैया। लिखा है आपके सामने 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की कुंडली में 100 फेरे हैं। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक कुंडली है, उसमें 100 टर्न्स लगे हुए हैं। इसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? देखो बेटा, ये कॉइल हमने बना ली, ये कॉइल का सेंटर है, इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इसका रेडियस आपको दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पता लगाना है। बड़ा इजी है बेटा, आप देखो सबसे पहले क्या क्या बातें आपको दी गई हैं। त्रिज्या को r से लिखोगे 10 सेंटीमीटर, 100 से आप डिवाइड करें ताकि हम इसे मीटर में बदल सकें, 1/10 मीटर। ओके, 100 फेरे हैं, फेरों की संख्या को किससे लिखते हो? कैपिटल N। और स्मॉल n से किसको लिखते हो? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। 1 एम्पियर की वैद्युत धारा है 1 एम्पियर। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए भैया हमको। इतनी सारी जानकारियां दी गई हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल आपको पता लगाना है, सेंटर पर। तो क्या किसी बच्चे को याद है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू, बोलिए, म्यू नॉट अपॉन 2 NI अपॉन R। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है बेटा। म्यू नॉट अपॉन 2 की वैल्यू बताइए, 2 पाई इंटू 10 to the power minus 7। ऑलरेडी आपको म्यू की वैल्यू बताई जा चुकी है, दैट इज 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power minus 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब इसको तोड़ तोड़ के जिसकी वैल्यू चाहिए आप निकालते रह सकते हैं। ये हमने म्यू नॉट अपॉन 2 की जगह पर लिख दिया। n 100 को 10 to the power 2 लिखा जा सकता है। I कितनी है बेटा? 1 एम्पियर है। रेडियस कॉइल की दी गई है 1/10 मीटर, 1/10। पाई की जगह पर क्या लिखेंगे आप? 3.14। 3.14 का 2 से गुणा करेंगे, 6.28 गुणे 10 की घात। ध्यान से देखिए, ये नंबर पलट जाएगा ऐसा, तो ये 10 इस 10 की घात 2 के साथ आएगा, क्या बना लेगा? 10 की घात 3।
फिर वो 10 की घात -7 से गुणा हो जाएगा। तो 10 की घात -7 गुणे 10 की घात +3, 10 की घात -4। और ये क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, इसका यूनिट क्या होगा? टेस्ला। इतना चुंबकीय क्षेत्र इसके सेंटर पर आपको मिलेगा। 6.28 × 10⁻⁻4 टेस्ला। एंड आई होप कि इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं थी, तो आपको समझ में भी आ गया होगा। ओके, आप प्लीज़ जल्दी से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल पड़ते हैं हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, आपके सामने लिखा हुआ है, कोई परिनालिका जिसकी लंबाई 0.5 मीटर, 0.5 मीटर मतलब आधा मीटर लंबाई की है, 50 सेंटीमीटर। तो परिनालिका की लंबाई कितनी है? टोटल 0.5 मीटर, ठीक है। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। परिनालिका का रेडियस दिया हुआ है, आपको याद है कैलकुलेशंस करते हुए परिनालिका की त्रिज्या हमने कितनी मानी हुई है? वैसे तो a मानी गई है, जहां जरूरत पड़ी है तो a = 1 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10 की घात -2 से आपको गुणा करना पड़ेगा इससे। 500 फेरे लगे हुए हैं, तो कैपिटल N बराबर 500 टर्न्स। टर्न्स मतलब फेरे। इसमें 5 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही है। बताइए इसको किससे प्रदर्शित किया जाए? I से 5 एम्पियर। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या है? परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान आपको पता लगाना है, बस इतना सा काम है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण। फॉर्मूला याद है आपको? परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? नहीं मालूम? μ0 × स्मॉल n × I। स्मॉल n है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, और इसकी वैल्यू हम निकाला करते हैं कैपिटल N/L से, पूरे फेरे अपॉन पूरी लंबाई। μ0 की वैल्यू अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया आपको, 4 पाई × 10⁻⁷ कैपिटल N 500 के बराबर है। L की वैल्यू बेटा दी गई है 0.5 मीटर। I की वैल्यू कितनी है भैया? 5 एम्पियर। देखो दशमलव हटाया, एक 0 बढ़ा दिया हमने, 5 से इसको कैंसिल कर दिया 10 बार में। पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। अब आप इसमें गुणा करोगे 4 का, तो कितना आएगा? 12.56। 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 12.56 आ जाएगा। और उसके बाद ये कितना बचा भैया? 5000। तो बेटा क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 5 × 10⁻3। 1000 तो ये भी है ना, 5000 फिर हो जाएगा, और साथ में ये 10 की घात -7। आगे का कैलकुलेशन हमारे बच्चे करेंगे फिर, ठीक है। और इसका आंसर आएगा 6.28 गुणे 10 की घात -3 टेस्ला। अब ये बताओ, क्या आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं कर पाओगे? कर लेंगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा आपको? तो आप इतना तो कर सकते हैं आप, ठीक है। आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें, फिर हम और आगे के क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। तेजी से हाथों को चलाइए भाई। कैलकुलेशन आप करा करें, उससे आपके कैलकुलेशन का कैलकुलेशन जो होगा ना, उससे आपका ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लिए जल्दी से इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लिखा हुआ है एक टोरॉइड। टोरॉइड का नाम सुनते ही आपको कुछ याद आया? क्या कहते हैं हिंदी में? सिरे विहीन परिनालिका। कैसे बनाई थी हमने? ऐसे। मैं बहुत बड़े साइज की नहीं बना रहा हूं, ऐसे आप देख लें।
ऐसे इसमें तार के फेरे लिपटे हुए थे। और फिर यहां से ये बाहर ऐसे तार निकला था, एक से ऐसे करंट जाती है और एक तार से ऐसे करंट बाहर आ जाती है। ये टोरॉइड, आंतरिक त्रिज्या 25 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या 26 सेंटीमीटर। बेटा देखो भैया, ये सेंटर है, ठीक है। आंतरिक त्रिज्या मतलब ये वाला रेडियस, बाहरी त्रिज्या मतलब ये रेडियस। आपको याद होगा इनमें से हमने एक को R1 माना था, एक को R2, तो लिख लेते हैं फिर R1 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। R2 की वैल्यू बेटा कितनी दी है? 26 सेंटीमीटर, बाहर वाली 1 सेंटीमीटर ज्यादा है बस। इसके ऊपर किसी तार के 3500 फेरे लिपटे हुए हैं। फेरों की संख्या को किससे लिखते हो आप? कैपिटल N से 3500 फेरे। यदि तार में प्रवाहित धारा 11 एम्पियर है, धारा को किससे प्रदर्शित करोगे? I से। I का मान बोलो 11 एम्पियर। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? कहां पर? ये 3 एड्रेसेस दिए गए हैं आपको। एक टोरॉइड के बाहर पता लगाओ, यहां टोरॉइड के बाहर, एक टोरॉइड की क्रोड में, यहां पर पता लगाओ। ये पॉइंट है टोरॉइड की क्रोड में, ठीक है। और एक टोरॉइड द्वारा घिरी खाली जगह में, यहां पर, इसको बोला जाएगा टोरॉइड द्वारा घिरी खाली जगह। 3 जगहों पर आपको चुंबकीय क्षेत्र चाहिए भाई। तो देखो 2 जगहों पर तो हम पहले ही आपको डिसाइड करके बता दें, और आपने जब डेरिवेशन किया उस समय भी सीखा है। टोरॉइड के बाहर अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? 0। तो टोरॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा? आप लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। टोरॉइड द्वारा घिरी खाली जगह में, ये जो खाली जगह यहां पर पड़ी हुई है, यहां पर कितना आता है? यहां पर भी मैग्नेटिक फील्ड 0 आता है। याद आया? इसका मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, और वो ये पॉइंट है टोरॉइड की क्रोड में। तो हम सेकंड पार्ट करे दे रहे हैं, टोरॉइड की क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र। टोरॉइड की क्रोड में चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद है आपको? क्या होता था बताइए? म्यू नॉट स्मॉल n इंटू I। आप सोचेंगे ये तो वही फॉर्मूला जो परिणालिका का है। हाँ, तो वही तो है। तो वही परिणालिका भी तो यही तो, ये परिणालिका भी तो है, बस ऐसे सीधी थी, आपने ऐसा फोल्ड करके उसके सिरे से सिरे जोड़ दिए बस। तो फॉर्मूला वही लगेगा। क्या आप बता सकते हो? स्मॉल n तो हमको पता नहीं है, इसके लिए यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कैपिटल N अपॉन कैपिटल R इंटू I। कैपिटल R क्या है? माध्य त्रिज्या, मीन रेडियस। और मीन रेडियस कैसे निकालते थे? आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या को जोड़ के 2 से भाग दे दो, ठीक है। म्यू नॉट इंटू N अपॉन R1 प्लस R2, और 2 से जो डिवाइड करोगे वो 2 ऊपर आ गया, देखो, इनटू, अच्छा, टोटल लेंथ 2 पाई R आएगी बेटा। आई एम सॉरी, ये जब आप निकालोगे तो इसकी टोटल लेंथ लेनी पड़ेगी ना, टोटल लेंथ परिधि के बराबर आएगी, और हम यहां पर केवल क्या ले रहे हैं? त्रिज्या। तो ये मिस्टेक हो जाएगी। फिर इस जगह पर आपको क्या लेना पड़ेगा? 2 पाई R। तो ये 2 पाई और यहां पर आ जाएगा, और कैपिटल R की जगह R1 प्लस R2, और बाई 2 वाला 2 ऊपर पहुंच जाएगा। देखो फिर से एक बार देख लो, स्मॉल n क्या होता है? एकांक लंबाई में फेरों की, उसका मान कैसे निकालते हैं? फेरों की कुल संख्या बटे इसकी टोटल लंबाई लेंगे, और टोटल लंबाई का मतलब परिधि की लंबाई, और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है?
2 पाई आर। उस फॉर्मूले में जो आपका आर आएगा वो मेन रेडियस होगी, माध्य त्रिज्या। और माध्य त्रिज्या को कैसे निकालेंगे? आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या को जोड़ करके आधा कर देंगे। ठीक है, अब आ गया समझ में? अब यहां पर सारी वैल्यूज लिखनी। आप एक काम और कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, 2 का गुणा 2 का भाग करवा लो। क्यों? ताकि ये या तो ना करवाओ तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू लिख दो। जब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू निकालोगे बेटा तो वो आएगी 2 इंटू 10 टू द पावर -7। आप करके देख लीजिएगा। फिर 2 की जगह हमने 2 लिख दिया, n की जगह पर बेटा क्या लिख दिया? 500 फेरे हैं। कितने फेरे? अरे 3500 फेरे हैं। मुझे लगता है पिछले क्वेश्चन की याददाश्त मुझे आ गई। R1 प्लस R2 25 प्लस 26 जोड़ दीजिए, कितना बनेगा? 51। लेकिन वो सेंटीमीटर में आएगा, हमको तो मीटर में चाहिए, तो 10 की घात -2 का साथ में गुणा करवा लेंगे तो 51 सेंटीमीटर। लेकिन जब 10 की घात -2 का गुणा करवा लोगे तो वो काहे में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर में। आई की जगह पर क्या लिख देंगे भैया? 11 एम्पियर। अब आप मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप सॉल्व कर लोगे या ऐसा लगता है कि सॉल्व नहीं कर लोगे? कैसा लगता है? सॉल्व कर लेंगे आप, तो आपको इसे खुद से सॉल्व करना है। मैं इसका आंसर आपको बताए दे रहा हूं। इसका आंसर आएगा 3.02 इंटू 10 टू द पावर -2। और क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है तो उसकी वैल्यू या उसका यूनिट क्या होगा? टेस्ला। बस इसको आपको कैलकुलेशन करना, इसका गुणा करना, ये 11 भी साथ में 51 से डिवाइड करना, पावर्स को एडजस्ट कर लेना है बस। अगर आपको लगे कि हमें प्रॉब्लम होगा तो हम कर दें, फिर इसे कर दें, कर लेंगे। ठीक ठीक, आप करके लाइए। अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप बताइएगा हमें, ठीक है? जल्दी से नोट कर लें आप इसे। अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 लंबे सीधे समांतर तारों में क्रमशः, मतलब एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर दूरी पर हैं कौन? 2 लंबे सीधे समांतर तार, 2 लंबे सीधे समांतर तार हैं और एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर हैं? 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की धाराएं एक ही दिशा में बह रही हैं। इसमें 8 एम्पियर अगर है तो इस वाले तार में 5 एम्पियर की धारा है। पहले तार की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर आपको इस तार की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर बल का मान ज्ञात करना है। क्या इसको देख के कोई चीज याद आ रही है? कुछ ऐसा पढ़ाया गया आपको? 2 सीधे समांतर ऋजुरेखीय धारावाही तारों के बीच लगने वाला चुंबकीय बल। चलिए सबसे पहले ये नोट कर लेते हैं कि बेटा हमको दिया क्या क्या गया है। एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो क्या याद है आपको तारों के बीच की दूरी उस आर्टिकल को करते समय क्या मानी गई थी? डी मानी थी। कितनी? टी? या तो डी मान लिया होगा या आर मान लिया होगा। मैंने आर माना। आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -2 मीटर बन जाएगा बेटा ये, ठीक है? सेंटीमीटर को जब भी मीटर में कन्वर्ट करें 10 की घात -2 का गुणा करवाएं या फिर 100 से आप भाग दिला दें, जो ज्यादा इजियर हो वही काम कर लें। तारों में क्रमशः 8 एम्पियर और 5 एम्पियर की धाराएं हैं। पहले वाले तार में जो धारा है उसे I1 से लिखेंगे, दैट इज 8 एम्पियर। दूसरे वाले तार में जो धारा है उसे हम I2 से लिखेंगे, वो 5 एम्पियर है और एक ही डायरेक्शन पे है दोनों करंट। मैंने फिगर पे उन्हें शो कर दिया है, एक ही दिशा में बह रही है। पहले तार की 10 सेंटीमीटर लंबाई, पहले तार की कितनी लंबाई पर लगने वाला बल चाहिए? 10 सेंटीमीटर लंबाई पर। इसको मीटर में बदलेंगे
तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे, 1/10 मीटर। बल का मान बताना है आपको, फोर्स आपको पता लगाना है। ये जितनी चीजें आपको क्वेश्चन में दी गई हैं वो सबको समझ आ गया। अब आप ये बताएं मुझे, जब हमने इस आर्टिकल को सॉल्व किया था उस वक्त तारों की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का सूत्र क्या बना था? तारों की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, इसका फॉर्मूला आया हुआ था, इसको F/L से रिप्रेजेंट किया था। फॉर्मूला था μ0/2π I1 × I2/R। लेकिन ये 1 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल है। अगर हम आपसे पूछे L मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, L मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, तो अगर 1 मीटर लंबाई में इतना बल लगेगा तो L मीटर लंबाई में कितना लगेगा? L का गुणा। ये L का गुणा करा दिया हमने, ठीक है। अब आप सोचोगे वहां गुणा करा तो यहां से हटाया क्यों? अरे बेटा यहीं से ले जाएंगे तभी तो गुणा कराएंगे उसका। या भाग में है कि नहीं? अच्छा बताओ, तो उधर अपने आप से कैसे हो जाएगा? या तो फिर हम ये कहेंगे कि इधर भी L का गुणा करवाओ उधर भी करवाओ, तो फिर L से L तब भी कट जाएगा उसका वो, ठीक है। ये फॉर्मूला बनेगा। अब इस पे वैल्यूज अप्लाई करो। μ0/2π 2 × 10⁻⁻7 I1 और I2, एक 8 एम्पियर है, दूसरा 5 एम्पियर है। लंबाई कितनी? 1/10 मीटर। देखो बेटा L की वैल्यू 1/10 मीटर है और μ0/2π ये तो पूरा हो गया। R की जगह पर क्या लेना है? 4 × 10⁻²। 4 × 10⁻²। देखो बेटा 5 का गुणा इस 2 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 का गुणा 2 से करोगे तो क्या आएगा? बड़ी देर में आया, लेकिन इस 10 से वो कैंसल हो जाएगा। क्लियर? कोई डाउट आपको? ठीक है। और 4 से इसको डिवाइड कर दो 2 बार में, तो F = 2 × 10⁻, पावर्स को एडजस्ट कर लीजिए बस आप। देखो भैया ऊपर क्या बचा? -7। ये नीचे से जब ऊपर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। अब 10 की घात -7 + 2। और क्या निकाला है बेटा आपने? बल। बल का मात्रक बता दीजिए, न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। तो इस तरीके से 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, ये आंसर निकल के आ गया। अच्छा चलिए छोड़ दीजिए, एक चीज और बता दीजिए, कौन सा बल लगेगा इनके बीच में? बल तो इतना लगेगा, आकर्षण बल होगा प्रतिकर्षण बल होगा? हाजी आकर्षण। कैसे मालूम? बिकॉज करंट्स इन द बोथ कंडक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन। इसलिए जब कभी तारों में धाराएं समान दिशा में होंगी तो उनके बीच कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन पे है तो कौन सा बल? प्रतिकर्षण लगेगा। डायरेक्शन वगैरह सब बताया था हमने आपको, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा आपका। आप प्लीज जल्दी से नोट कर लें भाई इसको। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 संकेंद्री वृत्ताकार कुंडली। संकेंद्री वृत्ताकार कुंडली मतलब कुंडलियां वृत्ताकार हैं और दोनों का केंद्र एक ही जगह पर पड़ता है। जैसे अगर आप सामने से देखोगे तो एक कॉइल आपको ऐसी दिखेगी तो दूसरी कॉइल आपको ऐसे दिखेगी। इसका सेंटर भी यहीं पड़ेगा और इसका भी सेंटर यहीं पड़ेगा, ठीक। की त्रिज्याएं क्रमशः 16 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। एक की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है इसकी, और इसकी कितनी त्रिज्या है? 10 सेंटीमीटर। तो याद रखें, पहले बड़ी वाली कॉइल ली जा रही, बाद में छोटी वाली। हम एक काम करते हैं, लिखते भी चलते हैं साथ में। तो R1 हमने कितना ले लिया? 16 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे 16 × 10⁻² मीटर।
R2 छोटी वाली कॉइल है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। मीटर में अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसमें भी आपको 10 की घात -2 से गुणा कराना पड़ेगा। उत्तर दक्षिण दिशा में समान ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है। उत्तर दक्षिण दिशा में समान ऊर्ध्वाधर तल में स्थित है। उत्तर दक्षिण मतलब जहां पर आप बैठे वहां पर ऐसे ऐसे कॉइल स्थित हैं, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ज्यादा आगे पढ़ते हैं। कुंडली X में 20 फेरे। देखो X वाली कुंडली कौन सी है? जिसकी त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है, तो ये X है कॉइल और ये कॉइल Y है। कुंडली X में 20 फेरे हैं और 16 एम्पियर की धारा है। तो X में मतलब बड़ी वाली कॉइल में 20 फेरे हैं, तो हम उसको उसकी त्रिज्या को R1 लिखा है, तो उसमें फेरों की संख्या को किससे लिख देंगे? N1 लिख देंगे। कितने फेरे हैं? 20 फेरे हैं। और धारा कितनी है उसमें? 16 एम्पियर। कुल मिला के बड़ी वाली कॉइल का जो कुछ भी हम लिख रहे हैं सबके साथ हम सफिक्स क्या लगाए दे रहे हैं? 1। याद रखिएगा, X कॉइल के लिए 1 और Y के लिए 2 लगा देंगे। N2 मतलब कुंडली Y में 25 फेरे हैं बेटा। देखो 25 टर्न्स, और इसमें जो करंट फ्लो हो रही है बेटा वो कितनी है? दिखाई दे रही है आपको? 18 एम्पियर की करंट है इस पे। पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा व्यक्ति, देखो उत्तर दक्षिण दिशा में ऐसे कॉइल है, ऐसे उत्तर दक्षिण में इसका ऐसा ये प्लेन है इस तरीके से। अब पश्चिम की ओर मुंह करके एक आदमी देखता है, मतलब ऐसे देख रहा है, बिल्कुल सामने से, जैसा आप इसको सामने से देख रहे हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इस पे? ओके, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है कि कुंडली X में धारा का प्रवाह वामावर्त है। वामावर्त मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो कुंडली X में धारा का प्रवाह वामावर्त है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है I1। और कुंडली Y में धारा का प्रवाह दक्षिणावर्त है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, ये I2। कुंडलियों के केंद्र पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा ज्ञात करिए। बस 2 काम है। कुंडलियों के जो सेंटर है यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता लगानी है। सेंटर पर B = क्वेश्चन मार्क, और इसके साथ साथ बेटा इसकी क्या चीज आपको पता लगानी है? दिशा भी भैया पता लगानी है। देखो बड़ा इजी है भाई, आप एक काम करो, सभी बच्चे ध्यान से देखो, इस जगह पर हमें चुंबकीय क्षेत्र पता लगाना है। आपको मैं बता दूं, इस जगह पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना, वो क्योंकि उसके आसपास 2 कुंडलियां हैं और दोनों में करंट फ्लो हो रही है, तो इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इसमें बहने वाली करंट की वजह से भी बनेगा और इसमें फ्लो होने वाली करंट की वजह से भी बनेगा। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों कॉइल्स में फ्लो होने वाली करंट की वजह से बनेगा। तो फिर ऐसी हालत में सेंटर पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आप कैसे निकालोगे? तो आंसर है, हम एक कॉइल की वजह से पहले निकाल लेंगे, फिर दूसरी कॉइल की वजह से जितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी निकाल लेंगे, और दोनों का आपस में क्या कर देंगे? सदिश योग। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश योग करेंगे, केवल योग नहीं। ध्यान रहेगा अब आपको? ओके, तो पहले क्या करो, कुंडली X में प्रवाहित धारा के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली X में प्रवाहित धारा के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, जब कॉइल X के लिए सारा कुछ हमने 1 1 1 लिखा है तो मैग्नेटिक फील्ड को भी 1 लिख लेते हैं।
अच्छा, क्या आपको याद है एक कुंडली की वजह से उसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसकी वैल्यू निकालते कैसे हैं? म्यू नॉट अपॉन 2 NI अपॉन R। तो इसमें निकालेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 N1 I1 अपॉन R1। ठीक है। अच्छा, ये आ जाएगा B1 की वैल्यू। अब ये बताइए इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बता सकते हैं आप मुझे? कॉइल X में ऐसे करंट बह रही है, इसकी वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी दिशा बताइए। राइट हैंड कर्ल रूल, थंब को किसकी तरफ करना है? करंट की तरफ। यहां पर करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो हमने ऐसा कर दिया, और उंगलियां ऐसे मोड़ दो। किस तरफ इंडिकेशन हो रहा है? बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। उतना लंबा सेंटेंस भाई नहीं लिख रहे हैं हम अंदर की तरफ लिखे दे रहे हैं, इनसाइड। समझ आ जाएगा सभी बच्चों को? नहीं आएगा? पक्का आ जाएगा? ओके, आप बड़े अच्छे हो यार। कुंडली X की वजह से हमने निकाल लिया, अब किसकी वजह से निकालेंगे बताइए? नहीं पता? अरे दो ही तो कॉइल है, Y की वजह से निकाल लो। खुजलाने लगते हो आप तो। अच्छा, दिमाग में खुजली करने से निकलता होगा वहां से कुछ। कुंडली Y में प्रवाहित धारा के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इसको हम B2 लिख देंगे। इसका फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट अपॉन 2 N2 I2 अपॉन R2। क्या भैया आप इसकी दिशा बता सकते हैं मुझे? इस पे करंट जो फ्लो हो रही है वो ऐसा एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें आप करंट की डायरेक्शन पे यहां से करंट कैसे जा रही है? ऊपर की तरफ। तो ऐसा हाथ कर दिया हमने और ऐसा उंगलियों को मोड़ दिया। किस तरफ इशारा हो रहा है? बाहर की तरफ। तो इसमें जो धारा बह रही है उसकी वजह से सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आएगा। तो उसको मैं लिख देता हूं आउटसाइड, यानी कि बाहर की ओर। दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अपोजिट डायरेक्शन पे। तो सेंटर पर नेट चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे? इसलिए सेंटर पर नेट चुंबकीय क्षेत्र B net, B stands for magnetic field and net stands for net magnetic field। ठीक है, अब क्या करा जाए बता सकते हैं? सेंटर पर दो दो चुंबकीय क्षेत्र बन रहे हैं, B1 और B2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे बन रहे हैं। हमको सदिश योग करना है, क्या करें बताइए? हाँ जी, जब दो सदिश राशियां विपरीत दिशा में होती हैं तो बहुआ परिणामी निकालने के लिए क्या करते हो आप? बड़ी वाली राशि में से छोटी वाली राशि को माइनस कर देते हैं। कौन सा बड़ा होगा, B1 की B2? अभी तो नहीं कह सकते भाई कुछ हम। तो एक काम कर लो फिर ऐसी सिचुएशन में, आप निशान काहे का लगा लो? डिफरेंस का। जो बड़ा आएगा उसमें छोटे वाले को हम माइनस कर देंगे। B1 की वैल्यू ये लिखोगे, B2 की वैल्यू ये। देखो ध्यान से सभी बच्चे, दोनों से हम म्यू नॉट अपॉन 2 कॉमन कर सकते हैं। कर सकते हैं। इसमें अंदर क्या बचेगा? N1 I1 अपॉन R1। डिफरेंस इस पे क्या बचेगा? N2 I2 अपॉन R2। बउआ हो, ठीक है भाई। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 की वैल्यू लिखना है आपको 2 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 N1 I1 अपॉन R1। N1 कितना है? 20। I1 कितना है? 16 एम्पियर। N1 और I1 का गुणा करोगे कितना आएगा बताओ? 320 और बटे R1 करोगे 320 बटे 16
20 बचेगा और ये बटे में होगा तो ऊपर आके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 20 गुणे 10 की घात 2। नहीं समझ में आया, ज्यादा जल्दी हो गया कुछ, ठीक है। अच्छा तो फिर दूसरा वाला करो, N2I2 अपॉन R2, N2 का I2 से गुणा करो, 25 गुणे 18, 18 पंचे 90, 18 दूना 36 और 9 45, 450। कितना आया भाई देख लो, 25 अट्ठे 280 लगे 20, 25 से कम 25 20 45, 450 हुआ। 450 बटे R2 करेंगे ये, तो इससे तो एक जीरो भर कैंसिल हो जाएगा, 45 गुणे 10 की घात 2 आ जाएगा और ये डिफरेंस का निशान लगा रहेगा। आप आराम से इत्मीनान से वैल्यू लिखिए, गुणा करिए, भाग करिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, कोई जल्दी की बात नहीं है, आप आराम से कर लीजिए। हमें थोड़ा जल्दी है, हम देर लगाएंगे तो आपको बड़ी देर हो जाएगी, है ना। अच्छा आप बताओ, ये 20 गुणे 10 की घात 2 है और ये 45 गुणे 10 की घात 2 है, क्या करना चाहिए? जो बड़ी क्वांटिटी है उसमें छोटी क्वांटिटी को, तो अगर बेटा 45 में 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 25। 25 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा? 50 और पाई की जगह पर 3.14। ध्यान है सारा कुछ, इसमें इसको घटाया 25, 25 दूना 50, पाई 3.14, ये 10 की घात -7। और अभी एक चीज रह गई, 10 की घात 2 दोनों में था ना, वो भी तो कॉमन होके आएगा बाहर, वो इसके साथ जुड़ जाएगा। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें गुणती हैं, घटती हैं। गुणा में घातें जुड़ती हैं और जोड़ में घातें गुणती हैं। मतलब अगर घातें जोड़ में हैं तो फिर गुणा में आ सकती हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। 50 का गुणा 3.14 से कर दीजिए, 5 चौके 20, 80 लगे 2, 5 एकम 5 2 7, 5 तिया 15, 2 अंकों पे दशमलव, गुणे 10 की घात -5, -7 + 2, अरे यार -5 बन जा भाई। ऐसे आप 2 अंक दशमलव अगर और खिसकाओगे ना यहां पे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलेगा? 2 डिजिट पॉइंट और खिसका दो, 1.57 × 10⁻³ -3, 2 इसमें और जाके ऐड हो जाएगा, तो -5 में अगर 2 जुड़ेगा तो -3 रह जाएगा। इतना नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल जाएगा उसके सेंटर पर। 1.57 × 10⁻³ ओ, मैंने इसका यूनिट तो लिखा ही नहीं, यूनिट लिखना मत भूलिए मैग्नेटिक फील्ड का या किसी का भी। अभी हमने सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला है, अभी एक काम रह गया और वो आपका काम है दिशा बताना। बताओ सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? मैंने डायरेक्शन को 2 तरह से रिप्रेजेंट किया है, इनसाइड एंड आउटसाइड। सो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंटर ऑफ द कॉइल्स? कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होनी चाहिए? बाहर की ओर। क्यों? वेरी गुड। देखो जब 2 राशियां हैं और दोनों राशियां सदिश राशियां आपस में अपोजिट डायरेक्शन पर हैं, तो इनका जो नेट मैग्नीट्यूड आता है उसकी डायरेक्शन वही होती है जो बड़ी वाली राशि की दिशा होती है। अब यहां पर B1 और B2 2 आए थे, तो B1 और B2 में बड़ा कौन है बता सकते हैं आप मुझे? देखो B1 पहले था, B2 बाद में था, और बाद वाला नंबर बड़ा आया था भाई, इसका मतलब B2 कैसा था? और B2 की डायरेक्शन क्या है? आउटसाइड, इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? देखो आउटसाइड, लेकिन ऐसे काम नहीं बनेगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। अब आप मुझे बताएं, क्योंकि क्वेश्चन ने आपको सब दिशाएं बताई हैं, उसने अंदर और बाहर ऐसा नहीं बोला, उसने उत्तर दक्षिण में कॉइल रखा है, पश्चिम की तरफ देखने की बोल रहा है। तो अब जब आप पश्चिम की तरफ से खड़े होकर देख रहे हो और ये बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसकी दिशा क्या आएगी? पूर्व की तरफ। इन्होंने लिखा है इस पे, अरे पश्चिम की ओर लिखा है। 1 मिनट फिर से चेक करे ले रहे हैं, कहां से देखा जा रहा है ये तो जरा चेक करते हैं।
पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा व्यक्ति, अरे यार कितना झूठ बोलते हैं ये सब। पश्चिम की तरफ अगर मुंह करके खड़े हैं और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो ये तो पूर्व की तरफ आएगा ना। अच्छा एक चीज ये बताओ हमें, कहीं आपने हमको वामावर्त और दक्षिणावर्त तो गलत नहीं बताए हैं। वामावर्त को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? एंटी क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त को मेरे ख्याल से क्लॉकवाइज कहते हैं। तो एक्स में धारा का प्रवाह वामावर्त है, वामावर्त को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं और एक्स में एंटी क्लॉकवाइज, ये गलत हो गया है। देखो बउआ, वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। बस यहां गलती हो गई हम लोगों से। एक्स वाली कॉइल में किस दिशा में करंट है? वामावर्त। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज। चलिए ये मुझसे गलती हो गई और इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी है, इसका मतलब बुक ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब इस दशा में ये इनसाइड की जगह क्या हो जाएगा? वेरी गुड, आउटसाइड। और ये आउटसाइड की जगह इनसाइड। अब अगर हम पश्चिम की तरफ खड़े होकर देखेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगी? आउटसाइड की इनसाइड? इनसाइड। और इनसाइड का मतलब अगर ऐसे खड़े हैं तो पश्चिम की ओर, ठीक है, टुवर्ड्स वेस्ट। टुवर्ड्स वेस्ट मतलब पश्चिम की ओर, ठीक है। अब सब कुछ क्लियर हो गया। तो ये बहुत याद रखें, देखिए मुझे भी याद नहीं रहता भाई वामावर्त और दक्षिणावर्त को क्या बोलते हैं। वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो एक्स में वामावर्त थी मतलब एंटी क्लॉकवाइज और इसमें दक्षिणावर्त है मतलब क्लॉकवाइज। इसकी वजह से डायरेक्शन भी बदल जाएंगी और फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड आएगी। और अगर हम पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हैं तो इनसाइड का मतलब पश्चिम की ओर, टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो ये हमने लगा लिया। कितने न्यूमेरिकल हो गए? 19। चलिए और लगाएंगे, लेकिन अब अगली क्लास पर लगाएंगे हम, ठीक है। तो आज इतना ही रख लेते हैं फिजिक्स में, आगे और बहुत सी पढ़ाई करने वाले हैं बट एट द नेक्स्ट क्लास। तो ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।